हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी मीडियम का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो है पूर्णांक। ठीक है, आपने ये चैप्टर पहले भी पढ़ा है, पर क्योंकि ये पूरा कवर नहीं हो पाया था और कुछ बच्चे जो हैं वो हमारे ग्रुप में नए जुड़ गए थे, इसलिए उन लोगों ने डिमांड किया कि मैम हमें फिर से पढ़ना है, इसलिए अब मैं ये पूरा चैप्टर फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो नए बच्चे हैं वो इसको फिर से पढ़ लेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है पूर्णांक वो आज हम पढ़ने वाले हैं। परिचय इसका देख लेते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम अक्सर वृद्धि या गिरावट, चढ़ाना या उतरना, विस्तार या सिमटाव, लाभ या हानि जैसे शब्द सुनते हैं। ठीक, हमारे लिए ये शब्द जो हैं ये आम हैं। हम अपने जीवन में ये सारे शब्द सुनते रहते हैं। क्या क्या? जैसे कि गिरावट, वृद्धि, चढ़ना, उतरना, विस्तार, सिमटाव, लाभ, हानि, ये सब हम सुनते रहते हैं अपने दैनिक जीवन में, है ना। ये एक दूसरे के विपरीत हैं और एक ही संख्या का उपयोग करके इनका वर्णन किया जा सकता है। ये जो है एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं और एक ही संख्या, एक ही नंबर को हम यूज़ करके, एक ही संख्या का उपयोग करके हम इनको दर्शा सकते हैं, इनका वर्णन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उदाहरण के लिए अजय ने बैंक खाते में 2000 जमा किए। अजय है एक लड़का या फिर एक इंसान जिसने उसने अपने बैंक के खाते में 2000 रुपये जमा कर दिए। तो हम संख्या 2000 से जमा पैसे का वर्णन कर सकते हैं। 2000 रुपये उसने जमा किए तो 2000 से हम जमा का वर्णन करेंगे। लेकिन यदि वह अपने बैंक खाते से 2000 निकाल ले तो निकाली गई धनराशि को इसी संख्या से प्रदर्शित करना कठिन होगा, क्योंकि यह करना और निकालना एक दूसरे के विपरीत है ना। क्योंकि जब हम जमा कर रहे हैं, जब हम बैंक के खाते में ये जमा कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास 2000 बढ़ गए। लेकिन जब हमने 2000 निकाल लिए तो हमारे बैंक खाते से 2000 घट गए, है ना। तो ये एक दूसरे के क्या हैं, ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। इसके लिए एक नई अंक प्रणाली की आवश्यकता है जो विपरीत परिस्थितियों को स्पष्ट कर सके। और ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है, ऐसी प्रणाली की ज़रूरत है, ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो इस उल्टे वाले कंडीशन, परिस्थितियाँ यानी कि कंडीशन, इस उल्टी कंडीशन यानी कि विपरीत परिस्थितियों को स्पष्ट कर सके, उसमें हमें बताने में मदद कर सके। इस तरह की संख्या प्रणाली को पूर्णांक कहा जाता है और इस तरह की संख्या प्रणाली को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं और इनके कितने प्रकार होते हैं और उनको क्या क्या कहते हैं, तो अभी हम ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पूर्णांक सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक क्या होता है। सभी गिनती संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्या, शून्य और ऋण संख्या सम्मिलित है से मिलकर बनी संख्या प्रणाली को पूर्णांक कहा जाता है। जिसमें क्या क्या हो, शून्य हो, ऋण संख्या हो और प्राकृतिक संख्या हो, इनका सम्मिलन, इनका जो ग्रुप है, इनका जो समूह है, पूर्णांक प्रणाली कहलाता है। ठीक, इस प्रकार माइनस का 4 यानी कि कौन सा, ऋण का 4, ऋण का 3, ऋण का 2, ऋण का 1, शून्य, धन का 1, धन का 2, धन का 3, धन का 4 पूर्णांक हैं। तो ये सारी संख्याएं, ये सारे नंबर्स क्या हैं, आपके पूर्णांक है। पूर्णांक को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। क्या कहते हैं हम, इंटीजर्स। ठीक, पूर्णांक का समूह Z से चिन्हित किया जाता है और इसको हम पूरा पूर्णांक ना लिख के Z भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए आगे देख लेते हैं हम। पूर्णांक का वर्गीकरण इस प्रकार है। पूर्णांक कितने प्रकार के हैं, तो अब हम लोग देखेंगे कि वो कितने प्रकार के हैं। पहले है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या होते हैं, ये वाले, ठीक, जो होते हैं जिनमें धन का चिन्ह हो, जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, जब
जैसे हमने 1 लिख दिया और उसमें कोई चिन्ह ना हो तो हम उसे धन ही मानते हैं। जैसे कि लिखा हो 100 और उसमें कोई चिन्ह नहीं है तो हम उसे धन ही मानेंगे। ठीक, तो जितने भी संख्याएं जिनमें कोई चिन्ह नहीं होता या फिर धन का चिन्ह हो उन्हें हम धन पूर्णांक में सम्मिलित करेंगे। ऋण पूर्णांक कौन से होते हैं? ऋण पूर्णांक जिसमें ऋण का चिन्ह हो, नेगेटिव साइन हो, उनको हम ऋण पूर्णांक कहेंगे। जैसे कि ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3 और आदि। शून्य पूर्णांक यानी कि सिर्फ शून्य, इसमें सिर्फ शून्य आएगा। समझ गए बच्चों? ये 3 प्रकार के पूर्णांक आपको हमने अभी पढ़ा दिए हैं। अब हम अलग से इनको पढ़ लेंगे। धन पूर्णांक क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 आदि सभी धन पूर्णांक हैं। ऋण पूर्णांक क्या है? ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3, ऋण का 4 आदि सभी ऋण पूर्णांक है। शून्य पूर्णांक क्या है? शून्य जो एक पूर्णांक है, ना तो धन है और ना ही ऋण है। ठीक, ये ना तो धन है ना ही ऋण है, ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। उपरोक्त वर्णन से हम कह सकते हैं कि पूर्णांक जिसमें पूर्ण संख्या और ऋण संख्या सम्मिलित है, संख्या का एक बड़ा संग्रह है। ठीक, जिसमें पूर्ण संख्या है और ऋण संख्या है, वो समूह एक बहुत ही बड़ा संग्रह है। ठीक है, जब आपने एक बड़ा समूह लिया और दूसरा बड़ा समूह लिया और दोनों को जोड़ दिया तो कितना बड़ा समूह बन गया। ठीक है, ऐसे ही इधर पर ये बताया जा रहा है कि पूर्णांक कितना बड़ा संग्रह है। पूर्णांक का निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान क्या होता है? चलिए आगे पढ़ते हैं। किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान इसका संख्यात्मक मान यानी कि परिमाण होता है। ठीक, सिर्फ परिमाण बिना चिन्ह के। जब हम किसी भी संख्या को सिर्फ परिमाण सहित लिखें बिना चिन्ह के तो इसे हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष मान। चाहे इसका चिन्ह कुछ भी हो, चाहे इसका चिन्ह धन हो या फिर ऋण हो, हम अगर किसी भी संख्या को बिना चिन्ह के लिखें और सिर्फ उसका परिमाण हो हमारे पास तो उसका हमें निरपेक्ष मान मिल जाएगा। जैसे कि देख लेते हैं, हम आमतौर पर 2 ऊर्ध्वाधर दंडों से किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान व्यक्त करते हैं। जैसे कि हमने 2 डंडे लिए और उसके अंदर लिख दिया n, जहाँ पर n क्या है? जहाँ पर एक n जो है एक पूर्णांक है। उदाहरण के लिए 2 और ऋण का 2 दोनों का एक ही निरपेक्ष मान है, वो है 2। क्यों? क्योंकि अगर हम इन 2 डंडों के बीच 2 लिखेंगे तो इसका निरपेक्ष मान आएगा 2, और अगर हम ऋण के 2 को 2 डंडों के बीच लिखेंगे तब भी इसका निरपेक्ष मान 2 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, चाहे धन का 2 हो या फिर ऋण का 2 हो, उन दोनों का निरपेक्ष मान एक ही आएगा, वो होगा 2। समझ में आ गई? इसका अर्थ है कि निरपेक्ष मान धन या शून्य हो सकता है लेकिन ऋण कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि जो निरपेक्ष मान है हमारा वो धन का तो हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, पर ऋण का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब भी हम इन 2 डंडों के बीच में कुछ भी रखें, ठीक है, तो वो अपना निरपेक्ष मान देगा। यानी कि मान लीजिए कि हमने इसके बीच में रखा माइनस का या फिर ऋण का 7, तो इसका निरपेक्ष मान होगा 7, है ना, जो आया हमारे पास धन का। और अगर हम शून्य का निरपेक्ष मान निकालें तो वो क्या आएगा? वो आएगा 0। तो या तो 0 होगा या फिर धन होगा। धन का कोई संख्या होगी लेकिन ऋण कभी नहीं होगा। आया समझ में आप लोग को बच्चों? ये बहुत ही आसान है। जैसे कि उदाहरण हम देख लेते हैं, हमें उदाहरण में निरपेक्ष मान बताना है। तो पहला जो प्रश्न है इसका वो है ऋण का 2000, है ना। तो हम पहले एक डंडा बनाएंगे, ऋण का 2000 लिखेंगे और फिर एक और डंडा बना देंगे, तो इसका निरपेक्ष मान हमारे पास आ गया 2000। ठीक है, ये देखिए हमारे पास 2000 आ गया। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस कोई भी संख्या हो जिसका चिन्ह कुछ भी हो, हमें उसे चिन्ह के बिना लिख देना है और वही होगा उसका निरपेक्ष मान।
शून्य का निरपेक्ष मान है 0, 100 का निरपेक्ष मान है 100, ऋण के 49 का निरपेक्ष मान है 49। संख्या रेखा पर पूर्णांकों का प्रदर्शन। जब हम संख्या रेखा पर कोई भी संख्या लिखते हैं तो उसमें हम पूर्णांक का प्रदर्शन कैसे करेंगे हम ये देखेंगे, ठीक है। आपने संख्या रेखा पर पूर्णांकों का प्रदर्शन के बारे में सीखा है ना, आपने पहले भी सीखा होगा, पहले की कक्षाओं में, पहले की क्लासेस में। आइए इसे पुनः स्मरण करते हैं। अब हम इसे आगे और पढ़ेंगे। एक रेखा AB खींची है और इसका दोनों दिशाओं में विस्तार कीजिए, ठीक है। एक हमने क्या किया कि एक हमने यहाँ पे लिख देते हैं हम A और यहाँ पे लिख देते हैं हम B, और हमने एक लाइन खींची और इसका दोनों दिशाओं में इसे आगे बढ़ा दिया, ठीक। इस रेखा पर बिंदु O लीजिए। हमने कोई भी बिंदु ले ली O। यह 0 पूर्णांक का प्रदर्शित करती है। ये जो प्रदर्शित करेगी वो सिर्फ 0 को करेगी। अब जैसा दर्शाया गया है, दाईं और बाईं दोनों और इकाई लंबाई का अंतराल पर चिन्ह अंकित कीजिए। कैसे, देख लीजिए। जैसे कि हमने A और B ले लिए और इनसे जो हमने लाइन बनाई वो दोनों तरफ हमने बढ़ा दी और बीच में एक लिया O, जिस पे हमने क्या प्रदर्शन किया, जिस पे हमने 0 का प्रदर्शन किया, और इस तरफ धन पूर्णांक लिए और इस तरफ ऋण पूर्णांक लिए। बिंदु O के दाईं और 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई आदि अंकित किए, जो धन पूर्णांक 1, 2, 3 आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। जो बिंदु का दाईं ओर है, ये वाला ओर, इसमें हमने 1, 2, 3, 4, 5 इनका प्रदर्शन किया है, और बिंदु की बाईं ओर 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई आदि अंकित कीजिए। ऋण पूर्णांकों ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3, ऋण का 4 आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। और बाईं ओर क्या है, बाईं ओर सारे ऋण की संख्याएं हैं। संख्या रेखा पर दाईं ओर के अंक अपने पहले के अंकों से बड़े होते हैं, जबकि बाईं ओर के अंक अपने पहले अंकों से छोटे होते हैं। जो दाईं ओर है, ठीक है, दाईं ओर जो भी संख्या है वो अपने पहले वाले से बड़ी होगी। यानी कि इसका मतलब क्या है, जैसे कि 1 है, उसकी दाईं ओर पे 2 है, तो 2 1 से बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा। आप देखिए, जो भी संख्या, किसी भी संख्या के, मान लीजिए हमने ले लिया ऋण का 3, अब जब उसके दाईं ओर हम देखेंगे वो है ऋण का 2, तो ऋण का 2 जो है हमेशा ऋण के 3 से बड़ा होगा। कोई भी संख्या है, अगर हम उसके दाईं ओर देखें तो वो उससे बड़ी होगी, और अगर उसके बाईं ओर देखें तो वो उससे छोटी होगी। जैसे कि हम 2 ले लें और उसके बाईं ओर देखें तो वो 1 से छोटी है। ऐसे ही अगर हम माइनस का या फिर ऋण का 1 ले लें और उसके बाईं ओर देखें तो वो ऋण के 2 से बड़ी है। यानी कि ये जो है ऋण का 2 वो ऋण के 1 से छोटी है। समझ में आया आपको? इसलिए 0 अपने बाईं ओर के अंक से बड़ा होता है, परंतु दाईं ओर के अंक से छोटा होता है। जो भी उसके दाईं ओर पे है, ठीक है, उनसे छोटा है पर बाईं ओर से बड़ा है। जितने भी ऋण के संख्याएं हैं, ऋण के नंबर्स हैं, उन सब से 0 जो है वो बड़ा है, लेकिन जितने भी धन के संख्याएं हैं, धन के नंबर्स हैं, उन सब से 0 या 0 बड़ा, छोटा है। अर्थात 0 जो है वो ऋण के 1 से बड़ा है, लेकिन 0 धन के 1 से या फिर सिर्फ 1 से बहुत छोटा है। हर धन पूर्णांक हर ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। आपको तो ये पता ही होगा कि जितने भी धन के पूर्णांक होते हैं वो ऋण के पूर्णांक से बड़े होते हैं। हर बड़ी संख्या का विपरीत उससे छोटा होता है। अर्थात 8 या 5 से अधिक है, 8 5 से अधिक है, लेकिन जो ऋण का 8 है वो ऋण के 5 से कम है। और हर छोटी संख्या का विपरीत उससे बड़ा होता है। अर्थात 6 और 6 7 से
छोटा है, परंतु ऋण का 6 ऋण के 7 से बड़ा है। जैसे कि अगर हम लिखते हैं 8 और 5, ठीक, तो 8 और 5 में से कौन बड़ा है? 8। लेकिन अगर हमने ऋण का 8 लिखा और ऋण का 5 लिखा तो उसमें से ऋण का 5 बड़ा होगा। जैसे कि हमने लिख लिया 6 और 7, तो इसमें से 7 बड़ा होगा। लेकिन अगर हम लिखें ऋण का 6 और ऋण का 7 तो उसमें से ऋण का 6 बड़ा होगा। समझ गए बच्चों? ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें कोई भी आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आगे हमारे पास एक उदाहरण है। नीचे दी गई संख्या रेखा पूर्णांकों को प्रदर्शित करती है। ऋण के 2 और ऋण के 3 और संख्या क्रमशः अक्षर ई, एफ और एच द्वारा चिन्हित हैं। ए, डी, जे, एल, एन द्वारा चिन्हित पूर्णांक कौन से हैं? तो हमें पता लगाना है कि इन में कौन से पूर्णांक चिन्हित किए गए हैं, है ना। ये तो बहुत आसान है। हमने अभी अभी कौन सी रेखा देखी थी? हमने अभी अभी संख्या रेखा देखी थी। तो उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने अलग अलग तरीके के पूर्णांक देखे थे और शून्य की जगह भी देखी थी, है ना। तो हमें पता है कि शून्य के बाद आता है 1 और 1 के बाद आता है 2, फिर 3, 4, 5 और 6, है ना। तो हमने दाईं ओर के तो सारी संख्याएं लिख ली। अब बाईं ओर की बारी। तो हमें पता है कि शून्य के बाईं ओर एक बाईं ओर, एक इकाई बाईं ओर आता है माइनस का या फिर ऋण का 1, और रहा हमारा 3। तो देखिए ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3, तो इधर क्या आएगा? ऋण का 4। इधर आएगा ऋण का 5, ऋण का 6 और ऋण का 7। समझ में आ गया? तो ये हमारी जो संख्या रेखा है, इसकी मदद से हमने ये पूरा कर लिया। अब हम देखेंगे हल। चूंकि h शून्य के रूप में चिन्हित किया गया है, इसलिए h के बाईं ओर ऋण पूर्णांक और h की दाईं ओर धन पूर्णांक निहित है। इसलिए a जो है वो होगा ऋण का 7, d जो है वो होगा ऋण का 4, j जो है वो होगा 2, l जो है वो 4 होगा और n जो है वो 6 होगा। ठीक है, तो हमें बस इतने पूछे गए थे, तो हमें पहले पूरी संख्या रेखा कंप्लीट करनी है, पूरी करनी है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमसे पूछा गया था और अलग से हम उनको ऐसे लिख देंगे जैसे ऐसे लिखा हुआ है। समझ गए बच्चों? आगे देख लेते हैं हम। निर्देशित संख्या के रूप में पूर्णांक का प्रयोग। जब संख्याएं दिशा को प्रदर्शित करती हैं तो उन्हें निर्देशित संख्या कहा जाता है। जब धन और ऋण पूर्णांकों से दिशा निर्देशित हो तो पूर्णांकों को भी निर्देशित संख्या कहा जाता है। उदाहरण के लिए अभिन्न रूप में पूर्व दिशा में 5 मीटर आगे बढ़ने को धन का 5 से प्रदर्शित करते हैं, तो ऋण के 5 पूर्व दिशा के विपरीत। समझ गए बच्चों? नहीं समझे तो मैं अभी आपको समझा देती हूँ। जैसे कि अगर हम पूर्व दिशा में 5 मीटर आगे बढ़े, तो पूर्व दिशा में 5 मीटर आगे बढ़ने को अगर हम धन के 5 से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो अगर हम पश्चिम में बढ़ेंगे तो हम उसे ऋण के पूर्णांक से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो पूर्णांक हमें दिशाओं को प्रदर्शित करने में भी सहायक होते हैं। ठीक, अगर हम आगे बढ़ेंगे किसकी? पूर्व की ओर, तो वो होगा धन का 5, अगर हम उसको धन के 5 से प्रदर्शित कर रहे हैं। और यहीं अगर हम उससे विपरीत जाएं तो हम उसे ऋण के पूर्णांक से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, पश्चिम की दिशा में 5 मीटर आगे बढ़ें तो प्रदर्शित करता है धन का 4, उत्तर दिशा में 4 मीटर आगे बढ़ने को प्रदर्शित करता है, तो ऋण का 4 इसके विपरीत दिशा दक्षिण की ओर 4 मीटर आगे बढ़ने को प्रदर्शित करता है। अगर हम 4 मीटर आगे बढ़े उत्तर दिशा में, तो वो अगर हम धन के 4 से, देखिए यहाँ पे धन के 4 से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो अगर हम दक्षिण दिशा में जाएंगे तो वो ऋण के 4 से प्रदर्शित होगा। समझ में आया बच्चों? ये बहुत ही आसान था, इसमें कुछ आपको ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। अभी तक तो सब कुछ आसान चल रहा है और आगे भी आसान है।
जैसे कि हम उदाहरण 3 देख लेते हैं। एक व्यक्ति 20 मीटर पूर्व और उसके बाद 16 मीटर पश्चिम की ओर चला। अपने शुरुआती बिंदु से उसकी स्थिति ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ये आदमी इधर है, ठीक है, और वो 20 मीटर पूर्व की ओर चला। तो मान लीजिए कि हमने लिया पूर्व का, यहाँ पे देख लीजिए पूर्व की ओर चलते हैं तो हम धन लेते हैं, तो हमने मान लिया कि वो 20 मीटर पूर्व चला, यानी कि उसने धन का 20 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर किया, ठीक है, वो धन का 20 मीटर चला। उसके बाद वो 16 मीटर पश्चिम चला, ठीक, 16 मीटर वो पश्चिम चला, यानी कि वो कितना, ऋण का 16 मीटर चला। अब हमें क्या निकालना है, हमें उसकी शुरुआती बिंदु से लेके उसकी स्थिति ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको और इसको ऐड कर देंगे, इन दोनों का जोड़ कर देंगे। तो क्या होगा, 20 किसका, धन का 20 और ऋण का 16, ठीक है। ये हमें ऐसे नहीं लिखना है, हमें ऐसे लिखना है, ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 20 और उसमें से 16 हम घटा देंगे तो वो होगा 4। और किसका 4, क्योंकि बड़ा नंबर 20 है और उसका साइन है क्या, उसका चिन्ह है धन का चिन्ह, तो हम उत्तर में भी धन का चिन्ह लगा देंगे। देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर धन का चिन्ह है और 4 है हमारा उत्तर। यहाँ पर भी हमारा उत्तर 4 है और यहाँ पर भी हमारा उत्तर 4 है। तो धन के 4 मीटर जो धन है वह व्यक्ति अपने शुरुआती बिंदु से 4 मीटर पूर्व की ओर है, यानी कि 4 मीटर वो पूर्व की ओर है। समझ गए बच्चों। पूर्णांकों पर मौलिक क्रियाएं, हम कौन कौन सी क्रियाओं के प्रयोग से पूर्णांकों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या है हम देख लेते हैं। पूर्णांकों पर 4 मौलिक क्रियाएं होती हैं, इन पर 4 हैं क्रियाएं, जो है जोड़, जिसे हम एडिशन बोलते हैं इंग्लिश में, घटाव, जिसे हम सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, गुणान, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, और भाग, जिसको हम डिवीजन बोलते हैं। किसमें, इंग्लिश में। अपनी पिछली कक्षा में पहले से ही पूर्णांकों के जोड़ और घटाव के विषय में सीखा है। जब हमें अन्य 2 मूल क्रियाओं गुणा और भाग के साथ इन क्रियाओं को दोहराना है, तो हमने पहले की कक्षाओं में भी इसको सीखा है। अब हम आगे इसकी बात करते हैं। पूर्णांकों को जोड़ना, तो सबसे पहले हम जोड़ना सीखेंगे, है ना। सामान्य चिन्ह वाले पूर्णांकों को जोड़ने के लिए उनके निरपेक्ष मानों को जोड़कर परिमाण में उभयनिष्ठ चिन्ह लगा दीजिए, ठीक। हमें क्या करना है, हमें जो समान चिन्ह वाले हैं, जिन 2 संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, उन पूर्णांकों को जोड़कर, उनके निरपेक्ष मानों को जोड़कर हमें उभयनिष्ठ यानी कि बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देना है, ठीक। या फिर दोनों संख्याएं में जो चिन्ह कॉमन है हमें वो लगा देना है। जैसे कि है 57 और 120, ठीक। तो हम इसे कैसे ऐड करेंगे, हमारे पास क्योंकि ये दोनों पूर्णांक धन के हैं, अतः उनके निरपेक्ष मान निम्नलिखित हैं। क्योंकि ये दोनों किस में हैं, धन के हैं, तो हम इनके निरपेक्ष मान ऐसे ले लेंगे बिना चिन्ह के, ठीक। हमारे पास आ गए। उसके बाद इन दोनों का योग करने के बाद हमारे पास आया 177, इसलिए जो हम इनको जोड़ने पर मिलेगा वो होगा 177। और इन दोनों का चिन्ह क्या था, धन का, तो इसमें भी हम धन का चिन्ह लगा देंगे। समझ गए बच्चों। अब चूँकि दोनों पूर्णांक ऋण हैं, अतः उनके निरपेक्ष मान निम्नलिखित हैं। दोनों पूर्णांक क्या हैं, ऋण हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निरपेक्ष मान निकालेंगे। तो ऋण के 33 का निरपेक्ष मान आएगा सिर्फ 33 और ऋण के 27 का निरपेक्ष मान आएगा सिर्फ 27। इसके योग से हमें क्या मिलेगा, 60। और 60 में हम क्या लगा देंगे, ऋण का चिन्ह। क्यों, क्योंकि इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसमें भी हमारा ऋण लगा था, इसलिए हम ऋण का 60 लगा देंगे। विपरीत चिन्ह वाले 2 पूर्णांक को जोड़ने के लिए उनके निरपेक्ष मानों को घटा दीजिए
और अधिक निरपेक्ष मान का पूर्णांक का चिन्ह अंकित कीजिए। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए जो कौन से हो विपरीत चिन्ह वाले हों उनमें से हमें घटाव करना होता है, लेकिन चिन्ह हम हमेशा बड़ी संख्या का लगाते हैं। जैसे कि हमारे पास 53 है और 37 है। 53 में धन का चिन्ह है और 37 में ऋण का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनका निरपेक्ष मान निकालेंगे, ठीक है, और इनको घटा देंगे। निरपेक्ष मान आया 53 और 37 और हमने 53 में से 37 को घटा दिया जो आया हमारा 16। और अब हम देखेंगे कि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो है ये। और इस पे कौन सा चिन्ह था, धन का चिन्ह था, इधर पे धन का चिन्ह था, तो हम इधर पे भी धन का चिन्ह लगा देंगे। अधिक निरपेक्ष मान वाला पूर्णांक 53 है, उसका चिन्ह धन है, इसलिए धन का चिन्ह हम इसमें लगा देंगे। आया बच्चों। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो है धन का 29 और धन का 83, ऋण का 83। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इनका निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो ये है 29 और 83। उसके बाद हम इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटा देंगे, जिससे हमें मिला क्या, 54। 54 में जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लगा देंगे। बड़ी संख्या थी 83 और उसका चिन्ह था ऋण का, तो हमने ऋण का चिन्ह लगा दिया। पूर्णांकों का व्यवकलन या फिर घटाना, तो हम उसे घटाएंगे कैसे, दो पूर्णांक p और q के लिए एक पूर्णांक में से अन्य पूर्णांक घटाने के लिए यह पर्याप्त है कि घटाए जाने वाले पूर्णांक के योग प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ लिया जाए। इसका क्या मतलब है, आगे देख लेते हैं। इसका मतलब आपको अभी समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास है p और हम उसमें से घटा रहे हैं माइनस के या फिर ऋण के q को, तो q का विपरीत हो जाएगा। सीधी सी बात है, इधर पर ऋण जो है उसका गुणान ऋण से होगा, ठीक, और जब ऋण का गुणान ऋण से होगा तो वो हो जाएगा धन। ये हमारा एक लॉ है, ठीक। तो p से अगर हम q को घटा रहे हैं, q के ऋण को हटा रहे हैं, तो वो क्या होगा, p धन q हो जाएगा। समझ गए बच्चों। जैसे कि उदाहरण जो है वो है धन का 8 और धन का 5। तो धन के 8 में से हमें धन के 5 को घटाना है, तो हम क्या करेंगे कि धन का 8 ले लिया हमने और ऋण का चिन्ह लगा के धन का 5 ले लिया। धन का 8 और धन ऋण का 5, तो उसका उत्तर हमारे पास आ गया धन का 3। ऐसे ही दूसरा वाला प्रश्न है हमारे पास, धन का 3 ऋण का 2। तो अब हमारे पास क्या होगा, यही वाला होगा केस कि धन का 3 है, धन का 2 हो जाएगा, जिसका उत्तर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। ऋण का 7 में से हमें ऋण के 9 को घटाना है, ठीक है। तो ऋण का 7 जो है वो है 7 और जो ऋण का 9 है उसमें से हम ऋण के 7 को घटा देंगे, तो ऋण का 9 और यहाँ पे देखिए ऋण गुणान ऋण हो रहा है, तो वो हमारा धन में परिवर्तित हो जाएगा, जिसका उत्तर आएगा ऋण का 2। आगे है हमारे पास गुणों का पुनः स्मरण, ठीक। पूर्णांकों को जोड़ और घटाव के गुण। तो हम अब पढ़ेंगे गुण। गुण क्या होते हैं, समरक गुण। स्मारक गुण क्या होते हैं, ऋण का 2 और अगर ऋण का 5 का हम योग करें तो वो हो जाएगा ऋण का 7, ठीक। वहीं पर अगर हम ऋण के 4 फिर ऋण का चिन्ह लगा के ऋण का 5 करें तो वो हो जाएगा धन का 1। तो ऐसे हम योग करते हैं और ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे हम अंतर करते हैं। उसके बाद क्रम विनिमय गुण।
ये क्या होता है देख लेते हैं कि अगर हमने ऋण का 3 लिया और ऋण का 6 लिया और उनका योग कर दिया तो हमारे पास ऋण का 9 आएगा। और फिर अगर हमने ऋण का 6 लिया और ऋण का 3 लिया तब भी हमारे पास ऋण का ही 9 आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम क्रम को बदल लें, ठीक, तब भी हमारा एक ही उत्तर आएगा। लेकिन क्या अंतर में ऐसा होता है, देख लेते हैं। अगर हम ऋण का 2 लें, ऋण का चिन्ह लगाकर फिर से ऋण का 4 ले लें तो हमारे पास 2 आएगा। लेकिन अगर हम ऋण का 4 लें, ऋण का चिन्ह लगाकर हम ऋण का 2 ले लें तो हमारे पास ऋण का 2 आएगा। यानी कि पहले हमारे पास धन का 2 आ रहा है, फिर हमारे पास ऋण का 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दोनों उत्तर अलग हैं, तो अंतर में क्रम विनिमय गुण लागू नहीं होती, साहचर्य गुण। ठीक, तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमने मान लीजिए एक बड़े ब्रैकेट में ऋण का 2 लिया और ऋण का 1 लिया और उन दोनों का योग किया और बाहर की ब्रैकेट में ऋण का 5 ले लिया तो वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा कि अगर हम 2 को अकेले ले लें और इन दोनों को एक ही साथ अलग ब्रैकेट में ले लें तो क्रम साहचर्य गुण प्रदर्शन अर्थात a प्लस बी प्लस सी जो है वो बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी के। समझे? और अंतर में ऐसा नहीं होता, अंतर में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। 2 और गुण है हमारे पास, तत्सम अव्यय। ठीक, तत्सम अव्यय क्या होता है, ऋण का 5 है, अगर हम उसे 0 से धन करें तो अगर हम उसका 0 से योग करें तो वो हो जाएगा ऋण का 5। यानी कि अगर हम किसी में भी 0 या फिर 0 का योग करते हैं तो हमारे पास फिर से वही संख्या आ जाती है। लेकिन अगर हम ऐसा अंतर में करें तो ऐसा कोई तत्समक नहीं है। ठीक, प्रतिलोम अवयव 8 और ऋण के 8 को अगर हम योग करते हैं तो हमें 0 मिलता है, और ऋण के 8 और धन के 8 को योग करें तब भी हमें 0 मिलेगा। यानी कि अगर हम क्रम बदल दें तब भी दोनों का उत्तर हमारे पास एक ही आएगा। योज्य प्रतिलोम प्रदर्शन अर्थात धन का a या फिर सिर्फ a को अगर हम ऋण के a से जोड़ें तो हमारे पास 0 आएगा, ऋण के a और धन के a के बराबर होगा वो। ठीक है, और अंतर में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। आगे देख लेते हैं बच्चों। उदाहरण 7 है हमारे पास, 2 पूर्णांक का योग 42 है, उनमें से एक पूर्णांक ऋण का 35 है, दूसरे का नाम ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो है योग है और हमारे पास 2 संख्याएं हैं जिनका हमें योग दिया हुआ है, तो हमें एक दी है उसमें से और दूसरी निकालनी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 42, क्योंकि हमारे पास योग जो है वो 42 है, और एक और संख्या है हमारे पास जो है वो ऋण की 35 है, और जो दूसरी संख्या है वो हमें पता नहीं है, तो चलिए हम इसे x मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट आ गया कि 42 और माइनस या फिर ऋण के 35 का हम जब योग करेंगे किसी x नंबर से तो हमें 42 मिलेगा। अब हमें ये x नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 42 और ये जो माइनस का ऋण का 35 है इसको इस साइड भेज देंगे, तो ये जो ऋण है ये धन में परिवर्तित हो जाएगा और ये हो जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ x जो होगा वो होगा बराबर 77 के। ठीक है, जब हम 42 और 35 को जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 77, यानी कि जो दूसरी संख्या है वो है 77। अब हम देख लेते हैं हमारा उत्तर सही है कि नहीं, तो हाँ जी, हमारा उत्तर बिल्कुल सही है ना। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। हमारे पास उदाहरण 8 है जो क्या कहता है, एक शरीर का तापमान पहले 25 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है, फिर 32 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। शरीर का अंतिम तापमान क्या होगा यदि प्रारंभिक तापमान जो है ऋण का 20 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि
पहले सबसे पहले जो शरीर का तापमान था वो था ऋण का 20 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद वो 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ा और 32 डिग्री सेल्सियस घट गया। तो क्या हुआ देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास पहले हम लिख लेते हैं कि सबसे पहले क्या था 20, उसमें हम योग करेंगे 25 का और फिर योग कर देंगे हम उसमें 32 का। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट जैसा आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हम ऋण ऋण के जो संख्याएं होंगी उनको अलग से जोड़ लेंगे और धन की जो होंगी उसे अलग से रहने देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया 25, और जब हम 32 और 20 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 52। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, हमारे पास आगे आ जाएगा ऋण का 27 डिग्री सेल्सियस। बच्चों संख्या के साथ साथ हमें चिन्ह लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बच्चों ये जो है इसका फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का। अब हम एक्सरसाइज जो है वो सेकंड पार्ट में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और अगर बच्चों आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत है तो आप हम लोग को मैसेज करके कमेंट करके बोल सकते हैं कि मैम हमें ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको अलग से उस पर वीडियो बना दूँगी। ठीक है बच्चों, बाय, थैंक यू।